हाँ जी, जय हिंद साथियों। मेरा नाम एडवोकेट के राज भैरव है और आज हम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 1 है उसका पार्ट 2 करेंगे। तो यह वीडियो मोस्टली यूपीएससी के स्टूडेंट को ध्यान में रख कर के मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्राउन रूल क्या है। आपने पहले वाले लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो कंपनी का शासन है, जो कंपनी का रूल है, उस कंपनी के रूल के बाद में क्राउन रूल आता है। क्यों आता है? 1857 में क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के बाद में कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और ये शासन सीधा क्राउन के हाथ में चल जाता है, यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्राउन रूल होता क्या है। तो चैप्टर 1 है, मोस्टली चैप्टर 1 दो पार्ट में अपन देखते हैं। एक कंपनी का रूल, एक कंपनी का रूल यानी कंपनी का शासन, दूसरा क्राउन रूल यानी ताज का शासन। कंपनी का रूल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आपके जो एक्ट है 1853 तक रहता है और इसमें 1858 से लेकर के 1947 तक रहता है। ठीक है, 1853 से लेकर के यह कंपनी का शासन है और यह है क्राउन रूल। ठीक है दोस्तों, अब अपन समझेंगे कि क्राउन रूल क्या होता है। तो क्राउन रूल में क्या क्या हुआ यह हम समझेंगे। यह एक्ट जो है 1857 के विद्रोह के बाद में बनाया गया। आपको याद होगा मंगल पांडे, आमिर खान। तो 1857 का विद्रोह होता है और विद्रोह के बाद में ये एक्ट बनता है। इस एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और भारत का जो शासन है, जो गवर्नर है, जो क्षेत्र है, जो रेवेन्यू का संबंधित पावर है, वो सीधा महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। किसके हाथ में चला गया? महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। और जो गवर्नर जनरल है, उस गवर्नर जनरल को नाम बदल करके नाम दिया गया वॉइसरॉय। जो भारत का जो फर्स्ट वॉइसरॉय है वो है कैनिंग। कौन है जो फर्स्ट वॉइसरॉय है? वो है कैनिंग। कौन है जो फर्स्ट वॉइसरॉय है? वो है कैनिंग। ठीक है दोस्तों, अब हम समझेंगे कि इस एक्ट में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आप देखना दोस्तों, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो काम करता था दोस्तों राजनीतिक शक्तियों को नियंत्रण करता था। और निदेशक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता था? यह करता था व्यापार को नियंत्रित। ठीक है दोस्तों, ये राजनीति को और यानी प्रशासन को, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको? व्यापार को। तो ये जो द्वैत शासन प्रणाली है वो खत्म हो गई कब? 1858 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1858 में जो डबल गवर्नमेंट है, यानी डबल गवर्नमेंट सिस्टम, द्वैत शासन प्रणाली, वो खत्म हो गई दोस्तों। ठीक है, और एक नया पद राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का सृजन किया गया दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ? ये जो सेक्रेटरी है ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है दोस्तों, और भारत के जो सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य की जो काउंसिल का गठन किया गया और एक सलाहकार काउंसिल जो परिषद का अध्यक्ष है भारत का सचिव का बनाया गया। भारत का सचिव को भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। भारत का सचिव
पर मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में रिफॉर्म करना था दोस्तों। क्या करना था? रिफॉर्म करना था। ठीक है साथियों। अब हम समझेंगे कि जो काउंसलिंग एक्ट है वो क्या क्या है। तो कौन कौन से काउंसलिंग एक्ट आए? तो 3 काउंसलिंग एक्ट आए। कौन कौन से? एक 1861, दूसरा 92, तीसरा 1909। 3 काउंसलिंग एक्ट, 3 भारतीय परिषद अधिनियम आए थे दोस्तों। ठीक है। अब हम इसमें समझेंगे कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें क्या था, 1892 में क्या था और 1909 में क्या था। तो 1861 में जो वॉइसरॉय है वो कुछ भारतीयों को विस्तारित करके परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। कैनिंग ने किया। और ये 3 भारतीय कौन कौन से थे? एक तो थे बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा और तीसरा सर दिनकर राव। इन तीनों को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया इस एक्ट में। इस एक्ट में मद्रास बम्बई की जो प्रेसिडेंसियां हैं उसकी जो विधायी शक्तियों को पुनः विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल और उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत हैं और जो पंजाब है उनको 1862, 66 और 97 में विधान परिषदों का गठन किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है साथियों, पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो जो सिस्टम है उस पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दी। इसके अंतर्गत वॉइसरॉय परिषद का सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। वॉइसरॉय को आपातकाल में बिना काउंसिलिंग की संतुति के अध्यादेशों को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। अध्यादेश की जो अवधि थी वो थी 6 माह। ठीक है साथियों, 6 माह थी। और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1892 में क्या हुआ। फिर 1892 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट आया। इस एक्ट में केंद्रीय और प्रांतीय, सेंट्रल एंड प्रोविजनल विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसमें विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर बजट पर बहस करने के और कार्यपालिकाओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। कौन से एक्ट में किया गया? 1892 में। इस एक्ट में केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वॉइसरॉय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा इसमें प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नरों को जिला परिषद, नगर पालिकाएं, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। फिर आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। ये जो था इसको कहा गया दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहा गया? मोर्ले मिंटो सुधार इसका उपनाम था। मोर्ले मिंटो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। मोर्ले जो थे, लॉर्ड मोर्ले, वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वॉइसरॉय थे। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। इनकी संख्या 16 से लेकर के 60 हो गई थी। जो प्रांतीय विधान परिषद थे इनकी संख्या एक समान नहीं थी दोस्तों। क्या नहीं थी? एक समान नहीं थी। मतलब किसी एक प्रांत में अलग थी तो किसी दूसरे प्रांत में अलग थी। ठीक है। इस एक्ट में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान किया गया दोस्तों। ठीक है। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों के चुनाव
मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसके अंतर्गत 1909 भारत परिषद अधिनियम में जो मुस्लिम मेंबर है वो ही मुस्लिम लोग ही उसे वोट कर सकेंगे, यानी अदर नॉन मुस्लिम उसे वोट नहीं कर सकेंगे। इस एक्ट ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, यानी कम्युनलिज्म को एक लीगल तरीके से सपोर्ट किया। लॉर्ड मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को कभी भी क्वेश्चन आया कि भाई कम्युनल इलेक्टोरेट फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है, तो वो है लॉर्ड मिंटो। कौन है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो वो है लॉर्ड मिंटो। इस एक्ट ने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदारों के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान किया दोस्तों, ठीक है। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसरॉय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय बने। उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया। इसके बाद आता है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। 1919 यानी 1919 भारत शासन अधिनियम। इस एक्ट में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मोंटेग्यू, ये दो आदमी हैं, ये एक आदमी नहीं है। एक तो है मोंटेग्यू और दूसरा है चेम्सफोर्ड। तो मोंटेग्यू तो भारत का राज्य सचिव बना, यानी स्टेट सेक्रेटरी फॉर इंडिया, और ये बना है वायसरॉय फॉर इंडिया। यानी मोंटेग्यू तो क्या बना? स्टेट सेक्रेटरी फॉर इंडिया, और चेम्सफोर्ड क्या बना? वायसरॉय फॉर इंडिया। इस एक्ट में 1917 में घोषित भारत के क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। इस एक्ट में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म सिस्टम। इस एक्ट में क्या किया गया? इस एक्ट में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म सिस्टम और प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था, यानी द्विसदनीय व्यवस्था क्या होती है? जैसे राज्यसभा लोकसभा नहीं होता, इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राज्यसभा और लोकसभा, इसको ही द्विसदनीय व्यवस्था बोलते हैं, बाइकैमरलिज्म सिस्टम, ठीक है। तो उच्च सदन, देखो राज्यसभा को तो बोलते हैं उच्च सदन और लोकसभा को बोलते हैं निचला सदन। इस एक्ट में प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक तो था हस्तांतरित यानी ट्रांसफर, और एक था आरक्षित यानी रिजर्व्ड। हस्तांतरित जो था वह गवर्नर शासन विधान परिषद थी, और आरक्षित गवर्नर कार्यपालिका परिषद सहायता से शासन था, ठीक है साथियों। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस एक्ट के अनुसार वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। कमांडर इन चीफ को छोड़ करके, यानी सेना का जो सेनापति है उसको छोड़ करके 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक था। इस एक्ट में सांप्रदायिक आधार पर सिखों को, भारतीय ईसाइयों को और आंग्ल भारतीय का मतलब होता है जो यूरोपियन होते हैं, ठीक है। मतलब बाप तो यूरोपियन होगा और माँ जो है इंडियन, तो उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब जैसे जो ये गोवा वगैरह में नहीं होते कि भाई उस टाइम में पोर्तुगीज़ वगैरह आए थे, डच वगैरह, फ्रांसिस वगैरह आए थे, अंग्रेज वगैरह आए थे, तो भारतीय महिलाओं से इन्होंने शादी की और फिर जो संतान पैदा होती है उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो इनके लिए इसके आधार पर सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन यानी एक अलग से इलेक्शन के सिद्धांत को विस्तारित किया। इस एक्ट ने संपत्ति यानी प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के आधार पर सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस एक्ट ने लोक सेवा आयोग 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए गठन किया। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया। स्टैट्यूटरी कमीशन यानी वैधानिक आयोग का गठन किया। 10 साल बाद के जांच पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है दोस्तों। फिर आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आता है? 1927 में। और कम्युनल अवार्ड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले सर जॉन साइमन एक आदमी था, इसके नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का
गठन किया गया। इसका क्या काम था? नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाना। आयोग में सभी सदस्य ब्रिटिश थे। ठीक है, जब 1927 में साइमन कमीशन आया तो इस आयोग में सभी के सभी जो मेंबर थे वो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे। सभी दलों ने इस आयोग का बहिष्कार कर दिया कि नहीं साहब, कि हम ये नहीं मानेंगे, इस आयोग की सिफारिशों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। 1930 में अपनी रिपोर्ट इसने पेश करी। 1927 में आया था और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। और फिर जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था, जो जो द्वैध शासन प्रणाली थी, जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं, डायरकी सिस्टम था, वो डायरकी सिस्टम में राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिशें की। इन सिफारिशों पर विस्तार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। क्या हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। सम्मेलनों की चर्चा के आधार पर श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर तैयार किया गया दोस्तों। ठीक है, व्हाइट पेपर के विस्तार के लिए ब्रिटिश संसद ने संयुक्त प्रवर समिति, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के समक्ष रखा। इस कमेटी ने सिफारिशों, जो रिकमेंडेशंस थी, को कुछ संशोधन के साथ में भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड, सिंपल सी बात यह है कि ब्रिटिश पीएम था मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश पीएम कौन था? मैकडोनाल्ड। ये मैकडोनाल्ड ने 1932 में अल्पसंख्यकों के यानी माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, मेरी जबानी लड़खड़ा रही है इस वर्ड पे, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे सांप्रदायिक अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना गया। ठीक है साथियों, इसके बाद जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस एक्ट ने भारत के पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन किया। यह एक लंबा और विस्तारित दस्तावेज था। देखो, भारत का जो संविधान है, उस संविधान में सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ का पार्ट है तो वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इसका ही पार्ट लिया गया है। तो इस एक्ट में भारत ने पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन किया। एक लंबा और एक विस्तृत यानी एक विशाल डॉक्यूमेंट था, जिसमें लगभग 321 तो सेक्शन थे और 10 अनुसूचियां थी, यानी 10 शेड्यूल थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। 3 अनुसूचियां, जिसमें संघीय सूची में 59 सब्जेक्ट थे, राज्य सूची में 54 और संवर्ती सूची में लगभग 36 विषय। अब संवर्ती सूची क्या होती है? देखो, संघीय सूची तो हो गई सेंट्रल की, ठीक है, जैसे आपके फॉर एग्जांपल यू मान के चलो आप कि सेना है, रेल है, ठीक है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, बॉर्डर सुरक्षा की, ठीक है, और विदेशों से संपर्क करना है, विदेशों में व्यापार करना है। तो ये जो काम है, ये काम करेगी सेंटर, केंद्र। किस चीज़ को ध्यान में रख करके? संघीय सूची को ध्यान में रख करके। और राज्य सूची है, जैसे हेल्थ है, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, पुलिस हो गई। पुलिस का जो मैटर है वो स्टेट ही संभालता है। पुलिस हो गई, आपके लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, और आपके स्टेट पीसीएस हो गए। तो इन सबको कौन संभालता है? स्टेट संभालता है। अब संवर्ती सूची क्या हो गई? संवर्ती सूची में एग्जाम्पल के तौर पर स्टेट भी है, और स्टेट भी आ गया, और सेंटर, केंद्र भी आ गया, ठीक है, केंद्र भी आ गया। अब इसमें क्या है कि अच्छा साहब, जैसे रेलवे है। अब रेलवे में क्या है कि रेलवे में हालांकि सेंटर का है, संघ सूची का ये हिस्सा है, लेकिन कभी कभी इसमें स्टेट को भी पावर दी जाती है, ठीक है। तो संघ सूची और संवर्ती, जो संघ सूची और राज्य सूची में जो शामिल है, जो जो विषय किसी में शामिल नहीं होंगे, कि जो दोनों के होंगे, उसको जो संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया दोस्तों, ठीक है।
इसके अंतर्गत देश की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, और साख पर नियंत्रण, यानी जो उसकी कि भाई करेंसी वगैरह को अपनी करेंसी बनाई जाए, तो उसके लिए इन्होंने आरबीआई का गठन किया। ठीक है। और 1937 में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट के गठन किया गया। इस एक्ट ने प्रांतों जो प्रोविजंस है, ठीक है, उसमें द्वैध शासन डायरेक्ट सिस्टम को समाप्त कर दिया। प्रांतों में स्वायत्त का शुभारंभ किया गया। इसने ब्रह्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग किया। उड़ीसा और सिंध को दो नए प्रांत बनाए। इसने रेलवे प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की। ठीक है ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये लास्ट टॉपिक है। इसमें यह होता है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लाइमेट एटली घोषणा करती है कि साहब 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन जो है वो समाप्त हो जाएगा और भारत जो है आज़ाद हो जाएगा। और भारत की जो सत्ता है वो भारत के उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स के हाथ में दे दी जाएगी। लेकिन जैसे ही ये घोषणा होती है तो इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन स्टार्ट कर दिए। किसने स्टार्ट कर दिए? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। ठीक है। और 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेगा। भाई जो संविधान स्वीकार करेगा उस पर यह लागू होगा, और जो ये संविधान स्वीकार नहीं करेगा उस पर यह लागू नहीं होगा। अब ये इन्होंने इतना दोगला काम किया, ये तो देश को तोड़ने का काम अंग्रेजों ने किया। ठीक है। और यही कारण था जो देश के विभाजन की मुख्य वजह बनी। फिर होता है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन योजना पेश कर दी। उसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। यह देश का दुर्भाग्य था और उस समय के भारतीयों पर अन्याय था दोस्तों। ठीक है। क्योंकि उस समय देश को आज़ादी के लिए इन्होंने जो शर्तें भारत के सामने रखी, वो शर्तें इतनी खतरनाक थी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखो जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने राज किया उनकी यही हालत है। आज ये देख लो आप, गाजा पट्टी और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, वो स्थिति इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है। तो इन्होंने ऐसी हालत करी कि आज भी ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है। तो ये इनकी एक सोची समझी चतुर नीति थी जिसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान को आपस में लड़ाया गया। भारत विभाजन दो स्वतंत्र डोमिनियन, ठीक है, दो स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया। जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल है उससे अलग होने की स्वतंत्रता इन्हें दे दी गई। वॉइसरॉय पद समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। इस एक्ट ने ब्रिटेन में भारत का जो सचिव था उसका पद भी समाप्त किया। सभी शक्तियां जो राष्ट्रमंडल मामलों है, जो कॉमनवेल्थ अफेयर्स के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो उसको स्थानांतरित कर दिया गया। अब देखो द्वैध शासन क्या होता है, जो छोटे छोटे टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि डायरेक्ट सिस्टम क्या होता है। पहले ये भी समझेंगे। पहले ये समझो कि प्रांतों में यानी प्रोविजंस में, ठीक है, जो प्रांत है, जो राज्य है, उनमें द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो लियोनेल कैट्रिस। स्वतंत्र भारत के फर्स्ट और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। डोमिनियन भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। और द्वैध शासन सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट में आया था। कब आया था?
पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में, और 1858 में भारत शासन अधिनियम में समाप्त। ठीक है। डबल गवर्नमेंट कब आया था? देखो एक चीज मैं और बता दूं, हिंदी में डायरकी सिस्टम को और डबल गवर्नमेंट को, हिंदी में डायरकी सिस्टम को और डबल गवर्नमेंट को दोनों को द्वैत शासन बोलते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब जो है, मीनिंग जो है वो अलग अलग है। इन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो प्रांतों में जो डायरकी सिस्टम है वो 1919 में आया और केंद्र में 1935 में आया। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रांतों में डायरकी सिस्टम कब आया था, तो 1919 में आया था, और केंद्र में कब आया था, तो 1935 में आया था। और बाई कैमरलिज्म यानी द्विसदनीय व्यवस्था 1919 में आई थी, और 1935 में 11 राज्य में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था आई थी। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब वही लोकसभा और राज्यसभा, और यदि मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, मैंने बता दिया था हिंदी माध्यम में डबल गवर्नमेंट और डायरकी सिस्टम दोनों को द्वैत शासन बोलते हैं। और बाल्कन प्लान किस एक्ट में आया था, तो 1947 में आया था। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, हालांकि ये वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए मैंने नोट्स में डाले हैं ताकि मान लो कोई आप स्टेट के एग्ज़ाम दो तो उसमें काम आ जाए। ठीक है। और भारत का जो राज्य सचिव थे वो कौन से एक्ट में बनाया गया, तो 1858 में, 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, भारतीय प्रतिनिधियों के शामिल करने की शुरुआत कौन से एक्ट में हुई थी, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल किया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और फर्स्ट चैप्टर लक्ष्मीकांत का यहाँ पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगा कि मैं एक सिंगल वीडियो लेके आऊं, एक सिंगल वीडियो, और इस वीडियो में पूरी लक्ष्मीकांत कवर करवा दूं। पूरी लक्ष्मीकांत कवर करवा दूं, लेकिन ये तब कम से कम भी नहीं तो 30 से 40 घंटे का वो वीडियो होगा। लेकिन वो तब होगा जब फॉर एग्जांपल मेरे पास में या तो एक डिजिटल बोर्ड हो, तो उस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही वो चीज़ें होगी। देखते हैं, अभी जो संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में डिजिटल बोर्ड आए और उस पर अपन क्लासेस लें। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।